सर जी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया 64 वाला? तो मेरा सवाल आपसे ये था कि भाई कितने होंगे, तो देखा पॉसिबिलिटीज कितनी है इसकी। अब इस तरह की प्रॉब्लम के अंदर हमें आइडिया हो जाता है एल्गोरिथम से रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटी का और डिफरेंट चीज़ों का। हाँ तो बेटा सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा था मैं, कॉम्बिनेशन की बात कर रहा था। अब सवाल आता है आपका, तो इसके 92 या 93 पॉसिबल सॉल्यूशन है मेरे हिसाब, मतलब जहाँ तक मुझे याद है 92 या 93 में से पॉसिबल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशंस जो हमें चाहिए जिसमें कोई क्वीन किसी को अटैक नहीं करती, 92 या आई गेस 93 इतने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। क्लियर हो रही है बात? क्योंकि ये सॉल्यूशन अपनी प्रॉपर्टीज से डिफाइन हो रहा है। क्योंकि ये सॉल्यूशन अपनी प्रॉपर्टीज से डिफाइन हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? भाई टिक टैक टो के अंदर आपने मुझे बताया कि सर ये प्रॉपर्टीज है। बेटा 92 पॉसिबल सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि इसको 92 तरह से अरेंज किया जा सकता है डिफरेंट। मतलब एक आपके सामने ये सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन आपको ये दिख रहा है, ये सॉल्यूशन है ना इस वक्त। इसके अलावा ये बोर्ड 92 डिफरेंट तरह से अरेंज किया जा सकता है कि जब कोई क्वीन किसी को अटैक नहीं कर रही होगी। मुझे भी नहीं याद कौन से 92 है ना, आपको याद करने की जरूरत है। क्लियर? ये तो बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने एल्गोरिथम्स पे। अब सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन इज बेसिकली सर्चिंग थ्रू द स्टेट स्पेस। ऑल प्रॉब्लम्स आर ट्रांसफॉर्म्ड एज अ सर्च ट्री, जो मैं आपको बता चुका हूँ। चाहे वो ग्राफ हो ऑलरेडी या ट्री हो, उसको हम सर्च ट्री में कन्वर्ट कर देते हैं, जनरेटेड बाय द इनिशियल स्टेट एंड द सक्सेसर फंक्शन। अब ट्री में कन्वर्ट करते हुए आप रूल्स लगा देते हैं। जैसे हमने एक रूल लगाया कि भाई जो नोड अभी जिस पेरेंट से जनरेट हुई है वो दोबारा उसको जनरेट नहीं करेगी, तो इस तरीके से हमारे ट्री का साइज कम हो जाता है। सक्सेसर फंक्शन बेटा इतनी दफा बता चुका हूँ, सक्सेसर फंक्शन का मतलब ये होता है
कि किसी भी नोड पे खड़े होके उसके चाइल्ड कौन कौन से हैं, वो कहलाता है उसका सक्सेसर फंक्शन। ठीक है, इनिशियल स्टेट क्या है, जहां से आपने स्टार्ट करना है, वो आपकी रूट नोड कहलाती है। एक्सपेंडिंग का मतलब क्या होता है कि जिस नोड पे आप खड़े हैं, इफ यू विश टू एक्सपेंड दैट नोड, आप उसको एक्सपेंड कर लें। अब उस नोड पे सक्सेसर फंक्शन लगा दो। आई एम अगेन रिपीटिंग कि हम अननेसेसरी नोड्स को ओपन नहीं करते। जिन नोड्स की हमें जरूरत पड़ती है हम उनको ओपन करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले मैं कराची शहर में जाना चाह रहा हूँ पीएफ स्ट्रीट से कोरंगी क्रॉसिंग पे, और मैं मैप के अंदर लियारी की नोट्स को भी ओपन कर रहा हूँ, गुलिस्तान जौहर की नोट्स को भी ओपन कर रहा हूँ, सरजानी की नोट्स को भी ओपन कर रहा हूँ, हॉक्सबे की नोट को भी ओपन कर रहा हूँ, मैं वहीं घूमूंगा। तो मैं बेसिकली उन्हीं नोट्स को ओपन करूंगा जिनकी मुझे जरूरत होती है। इज इट क्लियर? ऑल दो के मैप में सारी नोट्स मौजूद है। इज इट क्लियर? हम उन नोट्स को ओपन करते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, सबको ओपन नहीं करते। लीफ नोट्स वो होती हैं जिनके कोई सक्सेसर नहीं होते। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया जाता है, एक टर्म यूज की जाती है, इसका नाम है फ्रिंज। फ्रिंज जो टर्म है उसका मतलब ये है कि आप नोट्स को अपने पास स्टोर कर रहे होते हैं जिन नोट्स को आपने अभी तक खोला नहीं होता। इसकी मिसाल क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, अब ये ट्री है जिसमें एरिड जो है, एरिड, उसके 3 चाइल्ड हैं, सिबियो, टिमिसोरा एंड जेरेंट, एस टी एंड जेड। अब फर्ज कर लीजिए कि भाई कोई रीजन है, कोई लॉजिक है जिसके बिहाफ पे मैंने चूज किया है सीबीयू को कि मुझे इसको ओपन करना है, मतलब इसके ऑप्शन देखना है। तो देखें, जैसे ही मैं इसके ऑप्शन देख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने इनको ओपन नहीं किया है। ये हाईलाइटेड का मतलब ये लाइट कलर का कि ये मौजूद तो है लेकिन मैंने इनको ओपन नहीं किया है। इज इट क्लियर? ये बात मैं पिछली क्लास में बहुत डिटेल में कर चुका हूँ। अब आपके पास ना सिर्फ एक सवाल का जवाब रह जाता है कि सर वो कौन सी लॉजिक्स हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि आपने सर एस को क्यों चूज किया, टी को क्यों नहीं किया, जेड को क्यों नहीं किया। तो ये डिफरेंट सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं जो आपको अपनी लॉजिक्स के हिसाब से बताते हैं कि आपने किसे चूज करना और किसे चूज नहीं करना। क्लियर हो गई बात? तो और एक आखिरी चीज है यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इसको देख लें। आपको मैंने पिछले 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 क्लास में आपको एक असाइनमेंट दिया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपने स्टेट स्पेस क्या होती है। तो देखिए, स्टेट स्पेस में और सर्च ट्री में फर्क है। स्टेट स्पेस का मतलब क्या होता है? वो तमाम स्पेस जो कि मौजूद है। सर्च ट्री क्या है? जो आप रन टाइम पे डिजाइन कर रहे हैं, जिन चीजों की आपको जरूरत है आप उन्हें डिजाइन कर रहे हैं, वो कहलाती है सर्च ट्री। इज इट क्लियर? मतलब देखिए, ये जो पीछे डायग्राम है, ये अगर मैं पूरी बना दूं तो ये स्टेट स्पेस कहलाएगा, लेकिन सिर्फ मैं अगर इसको डिजाइन करूं और आगे यहाँ से बढ़ जाऊं तो ये सर्च ट्री कहलाएगी। ये ओपन नहीं हुई है। सर्च ट्री का काम ही यही है, कि वो कम स्पेस में बेहतर सॉल्यूशन को फाइंड आउट करती है। ठीक है, ये देखें, अब ये कह रहे हैं कि स्टेट स्पेस में यूनिक स्टेट्स होती हैं। मतलब क्या है कि जो स्टेट एक दफा आ गई वो दोबारा नहीं आएगी, लेकिन सर्च ट्री में इट माइट बी पॉसिबल कि जिस स्टेट को आप ढूंढ रहे हैं हो सकता है वो दोबारा आ जाए। तो साइकिलिक पाथ हो सकता है, हम इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। हम जब एग्जाम्पल करेंगे ना आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अ गुड सर्च स्ट्रैटेजी शुड अवॉइड सच पाथ। अगर ऐसा हो रहा है तो हम इसको मना कर सकते हैं
कि भाई अगर कोई साइक्लिक पाथ आ गया है तो आप उसे रिपीट ना करें। ये हम रन टाइम पे देखते हैं अभी, ठीक है। ये किसी भी नोड से मुतालिक कुछ चीजें जो हमें पता है, लेकिन हम दोबारा पर डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट क्या है? अब अगर मैंने एक नोड बनाई है तो इस नोड में कोई ना कोई स्टेट होगी। स्टेट जरूरी नहीं है कोई गेम हो सकता है स्टेट आपकी कोई कोई एरिया हो, जैसे नाजनाबाद, गुलिस्तान जौहर, एरिड, बिचूरिस्ट, कोई भी नाम जगह का हो सकता है, या इट माइट बी पॉसिबल कोई स्टेट हो। ये पूरी स्टेट भी हो सकती है एक नोड। एन क्वीन की कोई स्टेट हो सकती है, 8 टेल की कोई स्टेट हो सकती है, चेस की कोई स्टेट हो सकती है। ये पूरी स्टेट एक नोड कहलाती है। इज इट क्लियर? सर्चिंग एल्गोरिथम स्टार्ट करने से पहले ये बहुत जरूरी है। एक्शंस क्या है आपके पास? आपको पता है लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, या आप इधर जा रहे हैं लेफ्ट पे, उधर जा रहे हैं राइट पे, ठीक है। पाथ कॉस्ट क्या है? कि आप जिस नोड पे खड़े हैं वहां तक आप कितनी कॉस्ट खर्च करके आए इनिशियल स्टेट से। क्या कहा मैंने? आप जिस नोड पे खड़े हुए हैं वहां तक आप कितनी कॉस्ट खर्च करके आए इनिशियल स्टेट से, ये कहलाती है आपकी पाथ कॉस्ट, ठीक है। और डेप्थ क्या होती है मैं आपको भी बताता हूँ। एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले। आप एग्जांपल से पहले, अच्छा अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर हमारे पास जो है वो इतनी सारी एल्गोरिथम्स क्यों हैं? जब सभी सर्च कर रहे हैं तो कोई एक एल्गोरिथम पढ़ लेते हैं, ऐसे ही ना। जब इतने सारे एल्गोरिथम्स पढ़ रहे हैं तो कोई एक ही एल्गोरिथम पढ़ लेते हैं, जब सब एक ही काम कर रहे हैं तो इसका जवाब है ये कुछ क्राइटेरिया है जिसके बिहाफ पे आप जो है एक एल्गोरिथम को दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। ये 4 चीजें लिखी हुई हैं। चार चीजें कौन कौन सी है इसको देख लेते हैं। हाँ बेटा, चारों चीजें हैं, हम पहले पढ़ लेते हैं इनको। सबसे पहली चीज है कंप्लीटनेस। आप जो एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं क्या वो गारंटी देता है कि अगर आपके स्पेस के अंदर आंसर मौजूद है तो मैं आंसर लाके दूंगा? बड़ी आसान सी बात है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। if there is the strategy guaranteed to find a solution when there is a one। मतलब क्या है कि फर्ज कर लीजिए कि मैं एक स्टेट स्पेस के अंदर हूं और उस स्टेट स्पेस के अंदर मैं किसी चीज को सर्च कर रहा हूं एक एल्गोरिथम के जरिए, तो क्या आपका एल्गोरिथम गारंटी दे रहा है कि अगर वो चीज मौजूद है तो मैं लाके दूंगा? अगर ऐसी गारंटी दे रहा है तो एल्गोरिथम है कंप्लीट। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज मौजूद हो और कोई एल्गोरिथम ढूंढ के लाके ना दे? ऐसा ही है ना, ऐसा ही होना चाहिए। कि आप ये बोलेंगे सर अब ऐसी कौन सा एल्गोरिथम है कि आंसर मौजूद होने के बावजूद वो लाके नहीं दे रहा? चले सर देर में लाके दे देगा, लेकिन लाके तो देना चाहिए। तो इसका जवाब है कि देयर आर एल्गोरिथम्स जो कि अपने मैकेनिज्म की वजह से कभी कभी साइक्लिक लूप में फंस जाते हैं, कभी कभी गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। अभी आप एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आंसर मौजूद है तो गारंटी है। अगर है गारंटी तो कंप्लीट है। मतलब क्या है कि आपने बोला सर कि मैं कराची शहर के अंदर आपको ढूंढ के लाके दूंगा गुलबर्ग टाउन, लेकिन गुलबर्ग चूंकि मौजूद है और फिर आप गारंटी दे रहे हैं तो आप कंप्लीट हैं। इज इट क्लियर? लेकिन अगर गुलबर्ग मौजूद ही नहीं है तो फिर तो कोई भी लाके नहीं देगा। तो पहले आंसर मौजूद होना चाहिए व्हेन देयर इज वन, उसके बाद गारंटी मिले। अब एक चीज होती है, मैं उस्मान खान एक एग्जाम कर रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको 100 मार्क्स ला के दूंगा। अब मैंने एआई का एग्जाम दिया, मेरे 100 मार्क्स आ गए, लेकिन जब मैंने मशीन लर्निंग का एग्जाम दिया तो मेरे आए 90 मार्क्स। तो अब आप बताएं मैं कंप्लीट हूं या नहीं हूं आपके ख्याल में? दोबारा सुनिए, मैं मशीन लर्निंग का एग्जाम दे रहा हूं, मैं 90 मार्क्स ला रहा हूं 100 में से,
और एआई का एग्जाम दे रहा हूँ 100 में से 100 ला रहा हूँ, तो बताया मैं कंप्लीट हूँ या नहीं? जितना आपको समझ में आया। अच्छा बेटा, मैं नहीं, हाँ ये एआई में कंप्लीट हूँ। और देखिए, एक एल्गोरिथम जो होता है ना, वो या तो कंप्लीट होता है या कंप्लीट नहीं होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात अगेन कर रहा हूँ। एक एल्गोरिथम जो होता है या तो वो कंप्लीट होता है या वो कंप्लीट नहीं होता। इट्स नॉट डिपेंड अबाउट के किसी एप्लीकेशन पे मैं कंप्लीट हूँ, किसी एप्लीकेशन पे मैं कंप्लीट नहीं। अगर मैं कंप्लीट हूँ तो मैं हर प्रॉब्लम में गारंटी दूंगा कि आंसर ला के दे रहा हूँ, अगर आंसर मौजूद है। इज इट क्लियर? तो बेसिकली एल्गोरिथम जो है वो इस तरह से नहीं पहचाना जाता कि किसी प्रॉब्लम पे वो आंसर ला के दे रहा है, किसी पे नहीं ला के दे रहा। तो जिस पे ला के दे रहा है वो कंप्लीट है, जिस पे नहीं ला के दे रहा है वो इनकम्प्लीट नहीं। या तो एल्गोरिथम कंप्लीट होगा या नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो अगर मैं कंप्लीट हूं तो मैं हर प्रॉब्लम के अंदर अगर आंसर मौजूद है तो ला के दूंगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिमलिटी नाम से पता चल रहा होगा। Does the strategy find the highest quality solution when there are several different solutions? कह रहे हैं कि आपका एल्गोरिथम आपको आंसर तो ला, कह रहे हैं कि आपका एल्गोरिथम आपको आंसर तो ला के दे ही रहा है, लेकिन अगर एक से ज्यादा आंसर मौजूद हैं तो क्या वो आपको बेस्ट सॉल्यूशन ला के दे रहा है? ऑप्टिमलिटी का ताल्लुक किस चीज से है? बेस्ट सॉल्यूशन से। आंसर तो ला के दे रहा है, लेकिन जो आंसर ला के दे रहा है उसमें वो गारंटी दे रहा है कि मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन ला के दूंगा। अगर इस चीज की गारंटी दे रहा है तो वो ऑप्टिमल है, अदरवाइज वो ऑप्टिमल नहीं है। मतलब क्या है कि दो रास्ते हैं घर जाने के, एक 12 किलोमीटर, एक 15 किलोमीटर। तो आपका एल्गोरिथम घर तो पहुंचा ही रहा है, लेकिन 12 किलोमीटर वाले से पहुंचा रहा है तो वो ऑप्टिमल है, ठीक है। अगर 12 किलोमीटर वाले से नहीं पहुंचा रहा तो वो ऑप्टिमल नहीं है। इज इट क्लियर? अब ये जो दो आखिरी चीजें लिखी है, टाइम और स्पेस, ये कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? अच्छा, मैं आपको ना इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी एक एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक दो चीज और देख लें। ये जो दो चीजें मैं आपको एक एल्गोरिथम की एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, इन एआई कॉम्प्लेक्सिटी इज एक्सप्रेस इन, दो चीजें और हैं उसको देख लें, और फिर जो है वो मैं आपको ये टाइम और स्पेस समझाऊंगा। जब तक मैं एग्जाम्पल नहीं करूंगा इसकी तो शायद आपको कंफ्यूजन रहे। एक वर्ड यूज किया जाता है बी। बी इज फॉर ब्रांचिंग फैक्टर। मैक्सिमम नंबर ऑफ एनी सक्सेसर इन ऑफ एनी नोड। मतलब क्या है, मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे बताएं, टिक टैक टो, टिक टैक टो कह रहा हूं, हाँ, मुझे बताएं 8 टाइल पजल के अंदर मेरे पास मैक्सिमम मूव्स कितने अलाउ हैं? मेरे पास मैक्सिमम मूव्स कितने अलाउ हैं? 4। 4 4 बेटा, 4 सिद्रा।
4 8 टाइल के अंदर, ऐसा ये 4 है ना, लेकिन कहीं पर मुझे 3 अलाउ होते हैं, कहीं पर 2 अलाउ होते हैं, ऐसा ही है या मैं गलत कह रहा हूं? तो इन दैट केस मैं ये कहूंगा कि 8 टाइल पजल का जो ब्रांचिंग फैक्टर है वो 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रांचिंग फैक्टर रिप्रेजेंट करता है किसी भी नोड के मैक्सिमम चाइल्ड किसी क्वेश्चन के अंदर कितने बन सकते हैं, किसी भी नोड के मैक्सिमम चाइल्ड कितने बन सकते हैं ओवरऑल। अब अगर मैं आपसे बोलूं बाइनरी ट्री का आप लोगों को पता है? पता है बाइनरी ट्री में मैक्सिमम चाइल्ड कितने बन सकते हैं? मैक्सिमम 2 बन सकते हैं, मैक्सिमम बेटा मैक्सिमम 2 बन सकते हैं, बाइनरी का मतलब है 2, लेकिन मिनिमम 1 भी बन सकता है और 0 भी बन सकता है, ऐसा ही है। तो बाइनरी ट्री का ब्रांचिंग फैक्टर कहलाएगा 2। इज इट क्लियर? अच्छा, डी जो है वो डेप्थ कहलाती है। डेप्थ का मतलब होता है कि जो आपका बेहतर सॉल्यूशन है वो किस डेप्थ पर है, मतलब स्टार्टिंग से डेप्थ काउंट करें। जैसे कि मैं मिसाल दूं आपको, ये देखें, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये इस वक्त सेकंड डेप्थ पे मौजूद हूं। तो आपके पास एक से ज्यादा आंसर मौजूद है, तो आपका बेहतर वाला आंसर जिस डेप्थ पे मौजूद है वो डी कहलाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? और एम जो है वो मैक्सिमम लेंथ ऑफ एनी पाथ इन द स्टेट स्पेस, कि मैक्सिमम डेप्थ कितनी है आपके क्वेश्चन के अंदर। डेप्थ जो है बेसिकली आपके पास अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशंस मौजूद हैं तो बेहतर सॉल्यूशन की डेप्थ डी कहलाती है। डेप्थ का मतलब ये है, अभी बताया बेटा, अभी बताया था, डेप्थ का मतलब ये है कि आपके पास जो ट्री है उसमें आप डेप्थ काउंट कर लेंगे, एक लेवल हो गया, ये दूसरा लेवल हो गया, तो इस वक्त डेप्थ 2 है। इज इट क्लियर? तो जितनी आपने नोट्स ओपन किए हैं उस हिसाब से आप डेप्थ काउंट कर लें। अभी आप एक एग्जाम्पल करेंगे तो आपकी समझ में सब आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको अब एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। ठीक है, उस एग्जाम्पल से पहले थोड़ा सा इनका ब्रेकअप कर लेते हैं कि भाई एल्गोरिथम कितनी कैटेगरीज हैं, क्या क्या है। आपको बोर्ड विजिबल है? भाई देखिए, आपके एल्गोरिथम जो है वो 2 कैटेगरीज हैं। दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है इनफॉर्म सर्च और दूसरी है अनइनफॉर्म। पहली कैटेगरी है इनफॉर्म सर्च, दूसरी अनइनफॉर्म। अनइनफॉर्म एल्गोरिथम्स क्या होते हैं वो हम पहले पढ़ेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे। इसके अंदर जो हमारे पास जो एल्गोरिथम्स है वो है बीएफएस, यूसीएस। बीएफएस इज फॉर ब्रेडथ फर्स्ट सर्च, यूसीएस इज फॉर यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। ये सब पढ़ेंगे तो नाम आपको तब याद हो जाएंगे। फिर है डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च। फिर है डीएलएस, डेप्थ लिमिटेड। और फिर है आईडीएस, आइटरेटिव डीपिंग सर्च। ये 5 एल्गोरिथम हमने पढ़े, बड़े आसान आसान से हैं। अगर ये समझ में आ गया तो ये आ जाएगा, ये आ गया तो ये दोनों आ जाएंगे। अगर इनफॉर्म की तरफ जाएं तो इनफॉर्म में हमारे पास है ग्रीडी एल्गोरिथम है,
और एक है हमारे पास ए स्टार। ये शुरू में दो मेन कैटेगरी में सर्चिंग एल्गोरिथम की, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा आगे का है सूरत हाल 2 हफ्ते की आगे की। उसके बाद जो है पहले आप ये समझ लें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनइन्फॉर्म एंड इन्फॉर्म। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन्फॉर्म में और अनइन्फॉर्म में क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बड़ी मेन चीज है। अनइन्फॉर्म सर्च और इन्फॉर्म सर्च में क्या डिफरेंस है। तो ये इन्फॉर्म सर्च का मैं आपको मिसाल देता हूँ। ऐसे रैंडम ट्री बना रहा हूँ, ये मैं सोचिएगा कि सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखे हुए। ये ट्री मैंने बनाई है, ठीक है। इन्फॉर्म सर्च में बेसिकली अनइन्फॉर्म सर्च का बता रहा हूँ। आप ना ट्री के अंदर ब्लाइंडली सर्च कर रहे होते हैं। ब्लाइंडली का मतलब क्या होता है। फर्स्ट करें कि आपको के पे जाना है। कहाँ जाना है? के पे। आप एक नोट से दूसरी नोट पे विजिट तो कर रहे होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि यार इस नोट पे मैं जा तो रहा हूँ, क्या वहां से के मुझे दिख रहा है। मुझे बताएं, मैं बी पे गया हूँ, क्या मुझे बी पे पहुंच के ये पता चल रहा है कि के से करीब हो रहा हूँ या दूर हो रहा हूँ? क्या पता चल रहा है कि मैं के से करीब हो रहा हूँ दूर? दिख नहीं रहा कुछ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होता। ये मैंने आपको पहले बना दिया, अदरवाइज आप क्या करते हैं रन टाइम पे ड्रॉ करते हैं, तो आपको ये कुछ भी नहीं दिख रहा। आप अगर बी पे गए तो आपने ये कुछ भी ड्रॉ नहीं किया। क्या आपको ये पता चला कि बी से के करीब है या दूर है? क्या आपको पता चला कि बी से के करीब है या दूर है? नहीं पता चला ना, क्योंकि आपको हमेशा सिर्फ वो चीज दिखती है जो आपके सामने। तो अगर आप बी पे आ गए तो अब आपको बी के चाइल्ड दिख रहे होंगे बस, और कुछ नहीं दिख रहा होगा। इज इट क्लियर? तो बेसिकली आप जब ट्री के अंदर मूव कर रहे होते हैं ना, तो आप ब्लाइंडली मूव कर रहे होते हैं, इसलिए अनइन्फॉर्म सर्च को ब्लाइंड सर्च भी कहते हैं। हाँ, आपको ये जरूर पता हो सकता है कि ए से बी जाने की कॉस्ट 12 है और सी जाने की कॉस्ट 10 है या 16 है, व्हाटएवर जो भी है। अब आप कॉस्ट के हिसाब से काम करें तो वो अलग बात है कि आप इधर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी आपको ये पता नहीं चल रहा कि आप के से करीब हो रहे हैं या दूर हो रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट? कोई आपकी हेल्प नहीं हो रही। अगर फर्ज करें कि मैं एक टाइल बदल खेल रहा हूँ, ये एक टाइल बदल है 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 5 को मूव कर दिया इधर और कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई कैलकुलेशन नहीं किया। मुझे पता चल रहा है कि मैं अपने आंसर से करीब हूँ या दूर हूँ? नहीं पता चल रहा। मैं रैंडम मूव कर रहा हूँ और बस जब इस जगह पे पहुंचा, इसको अपने आंसर से मैच कर लिया। इसने बोला नहीं ये आंसर नहीं है, अब क्या करूँ? फिर नीचे कर देता हूँ, फिर मैच कर लिया, नहीं आंसर नहीं है, काम करता हूँ 2 इधर कर देता हूँ। इस तरीके से क्लियर हो? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। क्लियर हो रही है बात? हाँ, आपको कॉस्ट गिवन है, ए से बी जाने की कॉस्ट 2 है, सी जाने की कॉस्ट 10 है, लेकिन इस कॉस्ट से भी आपको कुछ पता नहीं चल रहा। इज इट क्लियर? इसकी मिसाल यही है कि मैं अगेन सिविक सेंटर पे खड़ा हूँ और नीपा जाने की कॉस्ट है 2 किलोमीटर, स्टेडियम जाने की कॉस्ट है 1 किलोमीटर, याक्ताबाद जाने की कॉस्ट है 1 किलोमीटर। लेकिन मुझे कहीं पर भी जाके ये पता नहीं चल रहा कि जहां मुझे जाना है उससे मैं करीब हो रहा हूँ या दूर हो रहा हूँ। इज इट क्लियर? कोई सवाल यहाँ तक? मैं अगेन प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। एक्चुअल प्रॉब्लम में आपको चीजें गिवन हो सकती हैं, तो वो फिर इन्फॉर्म सर्च नहीं कहलाएगा, अनइन्फॉर्म सर्च नहीं कहलाएगा, वो कुछ और कहलाएगा। अब फर्ज कर लें यही है और आपको जाना है जी पर। किसी ने आपको बता दिया कि यार अगर आप बी पे पहुंच जाओगे तो बी से ना जी का जो डिस्टेंस है वो एस्टिमेटेड ना 20 किलोमीटर रह जाएगा, और अगर आप सी पे पहुंच जाओगे तो जी तक का जो डिस्टेंस है वो 19 किलोमीटर रह जाएगा। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन गिवन हो या आपने निकाली हुई हो पहले से? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये डिस्टेंस अभी भी गिवन है, ठीक है? ये डिस्टेंस अभी भी गिवन है। आपने बोला भाई अगर मैं ए से बी पे जाता हूं तो बी से जो मेरा जी है ना वो तकरीबन 20 किलोमीटर दूर रह जाएगा, और सी से जो मेरा जी वो 19 किलोमीटर। ये कहीं से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई या मैंने खुद कैलकुलेट की, कोई ना कोई चीज थी जिसकी वजह से मुझे नंबर मिल गए। वी विल टॉक अबाउट लेटर अबाउट दिस ना कि भाई ये कैसे मिला। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में हाँ बेटा वो यूज क्या करेंगे वो बात की बात है, अभी हम ये तो पढ़ ही नहीं रहे ना। इस तरह की प्रॉब्लम में जिसमें आपके पास
किसी भी स्टेट में जाने के बाद थोड़ा सा हिंट मिल रहा हो, वो प्रॉब्लम खुद हिंट दे रही हो या आपने कैलकुलेट किया हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम में जो एल्गोरिथम यूज किए जाते हैं वो किए जाते हैं इन्फॉर्म सर्च। इज इट क्लियर? जैसे मैं ये एक टाइल बदल खेल रहा हूँ, तो मैंने 5 को यहाँ मूव कर दिया, मुझे पता चला इस वक्त ये जो स्टेट है इसमें मिसप्लेस टाइल जो है, इसमें मिसप्लेस टाइल जो है वो 3 है, और अगर मैं 2 को इधर मूव करता तो मिसप्लेस टाइल होता 4। तो कोई ना कोई एंड मिल रहा है, तो मैं पता क्या करूंगा, 5 को मूव करूंगा क्योंकि इसमें मिसप्लेस टाइल्स क्या है। ठीक है, तो ये अगेन आपकी प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है और आपके एल्गोरिथम पे कि आप इन्फॉर्म सर्च यूज कर रहे हैं या अनइन्फॉर्म सर्च। अगर आप अनइन्फॉर्म सर्च कर रहे हैं तो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट सम लॉजिक, सम हिंट, कोई हिंट नहीं चाहिए, ब्लाइंडली सर्च करते हैं। अब उसके अपने फायदे हैं। अब आप बोले सर ऐसे तो हमें आंसर ही नहीं मिलेगा, तो उसके अपने फायदे हैं अनइन्फॉर्म सर्च के, सिंपल होते हैं, सिंपल होते हैं। तो ये मेमोरी शायद कम लेते होंगे, और अब जब हम पढ़ेंगे इसमें ऐसा नहीं है कि, तो अब हम इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले एल्गोरिथम को। ठीक है, तो हमारा पहला एल्गोरिथम जो है वो है BFS। ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है बेटा, एक ट्री बना लेते हैं अगेन, एक ट्री बना लेते हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बना रहे हैं। ठीक है, ये ट्री बना लिया हमने। ठीक है, और अब हम कह रहे हैं कि हमें जो ढूंढना है वो ढूंढना है के, या सपोज कर ले एच ढूंढना है, एच, जो हमारी गोल स्टेट है वो एच है। ठीक है, अब BFS कैसे काम करता है याद है किसी को? पढ़ा तो होगा, कहीं सुना होगा, कहीं कहीं पढ़ा है एल्गोरिथम, याद नहीं है। BFS बेसिकली लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करता है। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करता है। लेवल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि पहले फर्स्ट लेवल को ट्रैवर्स करेगा, फिर सेकंड लेवल को, फिर थर्ड लेवल को, फिर फोर्थ लेवल को। ठीक है, याद आया कुछ? 5 लेवल हैं या नहीं है वो अलग बात है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे कि कितने लेवल्स हैं। हमें जहाँ आंसर मिल जाएगा हम रुक जाएंगे, इसके 10,000 लेवल भी हो सकते हैं अगर रन टाइम पे ट्री बन रही हो। ठीक है, तो ये इसका ट्रैवर्सिंग पाथ कुछ नहीं होगा, ABC, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट, ABC, फिर DEFG और H, इसको H मिल जाएगा। ऐसे ही ये इसका ट्रैवर्सिंग पाथ होगा, मतलब ये A पे जाएगा, A से पूछेगा कि आप गोल्ड स्टेट है, वो बोलेगा नहीं, तो फिर ये B पे जाएगा, फिर C पे, एंड सो ऑन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब सवाल ये आता है कि सर ये तो आपने डायरेक्ट बता दिया ना देख के, अगर हम इसको एल्गोरिथम को कोड करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? ऐसा ही है, क्योंकि ये तो ट्री का स्ट्रक्चर है और ट्री के स्ट्रक्चर को फिर हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो हम समझते हैं। ठीक है, अब हम एक्चुअल में क्या होगा वो देख लेते हैं। क्या हमें ये बात पता है कि अगर ये एक नोड है तो पेरेंट के पास, जो पेरेंट होता है उसके पास चाइल्ड का एड्रेस होता है, ऐसा ही है?
जो पेरेंट नोड होती है उसके पास चाइल्ड नोड के एड्रेसेस होते हैं, लेकिन क्या चाइल्ड के पास पेरेंट का एड्रेस होता है? चाइल्ड के पास पेरेंट का एड्रेस होता है? चाइल्ड के पास नहीं होता बेटा, चाइल्ड के पास नहीं होता, वो रूट नोड अलग ही मौजूद होती है। हम ये बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं क्या मैं किसी चाइल्ड के से पेरेंट पे जा सकता हूँ वापस? ट्री के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, आप कहीं सेव कर दें वो अलग बात है। हमें चीजों को बड़ा सिंपल रखना है ना, तो हम वापस आते हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं इधर। अब मैं ए पे खड़ा हूँ, रूट नोड ए है, बिल्कुल जा सकते हैं ए पे, बिल्कुल ए पे जा सकते हैं ना, क्योंकि रूट नोड का एड्रेस मौजूद होता है। अब अकॉर्डिंग टू दिस पाथ मुझे सेकंड किस पे जाना है? बी पर। तो क्या ए के पास बी का एड्रेस मौजूद है? तो हम बी पे चलेगा, और बी से पूछा कि आप आंसर है, उसने कहा हम आंसर नहीं है, ऐसा ही है। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिथम हम लोग ये बात नहीं कर रहे कि होना क्या चाहिए, हम वो पढ़ रहे हैं जो दिख रहा है। तो अब हमें कहाँ जाना है? सी पर। और हम खड़े हुए कहाँ पर हैं? बी पर। बताएं बी से सी का कोई कनेक्शन है? क्या बी के पास सी का एड्रेस मौजूद है? तो फिर कैसे जाएंगे? अच्छा ए पर जाना चाहिए हमें। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि बी के पास ए का एड्रेस मौजूद नहीं है, लेकिन चलो सपोज कर लिया कि हमने बी से वापस ए पे जा सकते हैं, और तो ऐसा होता नहीं है लेकिन चलेगा। अब ए के पास सी का एड्रेस मौजूद है, जा सकते हैं अब सी पर। अब सी से कहाँ जाना है? डी पर। है कोई कनेक्शन है? नहीं है, वो तो बोल रही है जी है। ए के थ्रू चले, फिर ए पे चलेगा, फिर बी पे चलेगा, फिर डी पे चलेगा। इसकी मिसाल ये है कि दिस इज नीपा, दिस इज सिविक सेंटर, सिविक सेंटर से फिर नीपा, फिर नीपा से गए मिलीनियम, मिलीनियम से फिर आए नीपा, नीपा से फिर गए सिविक सेंटर, फिर गए न्यू टाउन। ऐसा चल रहा है ना? मतलब जो ड्राइवर है बेटा, ये तो आप बोल रहे हैं ना, मैंने थोड़ी बोला आपको। ये तो अजीब एल्गोरिथम तरीका आप बता रहे हैं, मैंने थोड़ी बोला। मैंने तो ये बताया, जब मैंने आपके ऊपर ये बता दिया कि ये पाथ होना चाहिए, तो आप बीच में ए क्यों लेके आ रहे हैं दोबारा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था रीविजिट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, नेबर एड्रेस सेव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बोला था कि रीविजिट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जिस नोड को आपने विजिट कर लिया उस पर आप दोबारा क्यों जाएंगे बताएं? जिस नोड को आपने विजिट कर लिया इसका मतलब है वो नोड आपके काम की नहीं है, तो आप दोबारा उस पर क्यों जा रहे हैं? इज इट क्लियर और नॉट? पॉइंट समझ में आ गया? हम इसको पढ़ेंगे कि अब ये एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगा। तो जो स्टूडेंट ने, सफिया ने शायद बताया था कि सर एड्रेस सेव करेंगे, डेफिनेटली हम एड्रेस सेव करेंगे। तो कैसे करते हैं वो हम बात करते हैं, ठीक है? चलें, थैंक यू। बेटा 25 मिनट्स का मतलब है 25 मिनट्स। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती तो बता दे, हम कर देंगे आपके लिए कैलकुलेशन। और इस हाफ की अटेंडेंस लगा दिए।